हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज का हम लोगों का टॉपिक है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग अफिनिटी ऑफ एचबी फॉर ऑक्सीजन। कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एचबी को फोर्स करते हैं आपके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करने के लिए तथा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से रिमूव करने के लिए। एज यू नो, हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? आपकी ब्लड्स में प्रेजेंट होती है। और आपको पता है ब्लड ही ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी थिंग्स को, किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में या एक्सचेंज करने में या आपके सेल्स एंड टिश्यूज तक उसको पहुंचाने में हेल्प करती है। तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड में आपके एचबी प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन। तो स्पेशली हम लोग को ये जानना है आज की क्लास में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन को फोर्स करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करने के लिए एंड एचबी को फोर्स करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने से रिमूव करने के लिए। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बच्चों यही टॉपिक कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एफिनिटी है, जो कि एचबी फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोग थोड़ा अपना बैक पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जो एक्सचेंजिंग सरफेस एरिया होती है या एक्सचेंजिंग सरफेस पार्ट होता है आपका एल्वुलाई का एंड आपके ब्लड वेसल्स के बीच में, वो मेनली 3 होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एल्वुलाई ही ऐसा एक पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का लास्ट पार्ट, जिसको हम लोग एक्सचेंजिंग पार्ट भी कहते हैं। इसी में आपके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आके स्टोर होते हैं एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू अदर सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर किए जाते हैं। तो स्टोरिंग पार्ट होता है आपका क्या है? एल्वुलाई। तो इसमें मेनली आपको ये फोकस करना है बच्चों कि जो एक्सचेंजिंग सरफेस है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हैव ए मेनली 3 लेयर। ओके, इसमें मेनली 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पहला, द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई का थिन स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ सबसे जो बाहर कवरिंग होती है, यहाँ पे देखो अच्छे से शो किया गया, ये आपका एल्वुलाई है, ये आपका एल्वुलाई है जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसें आकर स्टोर होती हैं बेसिकली। और इसका जो बाहर की आप देख रहे हो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ये बाहर की जो कवरिंग है आपकी एल्वुलाई की, उसको बोलते हैं क्या? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। ओके, तो वही पहला है द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, जो कि सिंगल सेल का बना हुआ होता है। एंड सेकेंड आपका क्या होता है? यहाँ पे एक नॉन सेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। नॉन सेलुलर सब्सटेंस आपके जो एल्वुलाई का स्क्वैमस एपिथेलियल पार्ट है उसके बाद ही जस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड थर्ड आपका क्या आता है बच्चों? इंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी आपकी क्या है? एक ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स या आपके जो ब्लड कैपिलरी है उसका इंडोथीलियम पार्ट जो है, इंडोथीलियम, इंडो का मतलब होता है क्या? अंदर की साइड, इनर साइड। तो इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो इन तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आपकी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में आपके ब्लड वेसल्स में आके इंटर होती हैं एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू वो अदर सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही आपका ये 3 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है जो कि आपको याद करना है। एंड फिगर में भी देखो हमने आपको ड्रा किया है, ऑलरेडी ये सब अच्छे से कवर किया गया है, बट आपको रिवाइज कर रहे हैं हम बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा था बच्चों? आई होप एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है ये पार्ट आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। नेक्स्ट जो ब्लड है, आपको पता है ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड ही तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आते हैं, सर्कुलेटरी से मतलब चीजों को सर्कुलेट करने में। तो ब्लड एंड हार्ट, तो हम लोग बेसिकली ब्लड की बात कर रहे हैं। तो जो ब्लड होता है बच्चों वो आपका प्लाज्मा एंड सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा गया है। ओके, ब्लड जो है प्लाज्मा और सेल्स का बना हुआ होता है। सेल्स में भी इसके बड़े सारे प्रकार के सेल्स होते हैं, लेकिन मेनली आपको ये ध्यान देना है इस सेल्स में जो आपका आरबीसी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, यही रेड ब्लड सेल्स जो हैं आपके गैसों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ओके,
अगर आरबीसी आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और आपकी ब्लड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हुई है, अगर वो ऑक्सीजन जो है आपका आरबीसी जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए। जो रेड ब्लड सेल्स होती है, यहाँ पे देखो हमने लिखा हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसी विच गेट्स रेड कलर ऑफ आरबीसी, ठीक है ना। जो आपका आरबीसी है, आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, यही हीमोग्लोबिन जो है आपके आरबीसी के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी जो होती है वो रेड कलर होती है, ठीक, रेड इन कलर होती है। तो रेड इन कलर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर, कौन, आपका जो आरबीसी होता है। ओके तो हीमोग्लोबिन जो है आपका एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, आपके आरबीसी में। और देखो इसका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है बेटा कि जो आपका हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करेगा। तो हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए तो हीमोग्लोबिन जो है वही हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आरबीसी आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है बच्चों तो उसे बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्योर ब्लड होता है, ठीक, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर आरबीसी आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो इसमें भी है ना, हीमोग्लोबिन तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करेगा एंड ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा, जो कि प्रेजेंट है किसमें, इनसाइड ऑफ द सेल्स ऑफ आरबीसी। ओके तो ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड, दैट मीन्स अशुद्ध रक्त। ओके एंड नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसी विच गेट्स रेड कलर ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड जो है वो लाल होता है, रेड कलर का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका आरबीसी जो है या आपका जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे जो हम लोग का हीमोग्लोबिन होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, आपके आरबीसी के अंदर, एंड यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि आपका आरबीसी रेड कलर का होता है। ओके यहाँ तक का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो हम लोग का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन वो आपके बनता है किससे, इसमें 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये चारों हीम ग्रुप के अपने अपने प्रोटीन्स की एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबिन। तो वही देखो यहाँ पे बनाया गया है हीमोग्लोबिन, जिसमें कि प्रोटीन्स की एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबिन चैन, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर से देखो पूरा क्लियर हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज एबल टू बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो एबल होता है अपने साथ बाइंड करने के लिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो। क्यों ऐसा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये हीम ग्रुप प्रोटीन्स की कवरिंग से कवर्ड होते हैं जिसे हम लोग ग्लोबिन चेन बोलते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक का टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों, ये जो आपको हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके पहले कि हम लोगों ने देखा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, ब्लड ही करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ब्लड्स में भी बेटा आपका प्लाज्मा जो है वो केवल 3% ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कैरी करेगा, एंड बाकी जो आपका 97% ऑफ ऑक्सीजन है वो कैरी करता है कौन, आपका आरबीसी। तो वही हमने यहाँ लिखा है 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड, आर यू अंडरस्टैंड, आई होप, and the remaining 3% of oxygen is carried in a dissolved state through the plasma। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो आपका ब्लड है, ब्लड के 2 पार्ट, प्लाज्मा एंड सेल्स। ठीक, सेल्स में आपको मेनली देखना है जो आरबीसी है। अब इसमें अगर हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 97% ऑफ आपका ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट है। ओके एंड
प्लाज्मा में केवल 3% आपके जो ऑक्सीजन होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, किसमें, आपके प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो केवल 3% होता है, एंड 97% पार्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वो आपके आरबीसी के द्वारा होता है। तो वही ये यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ तक का तो हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था बच्चों। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड ऑफ आवर टॉपिक। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसको रिमूव करना चाहेंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना मेनली आज का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, देखो जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक, एंड यही रिस्पॉन्सिबल है उनके बाइंड का जो है, मतलब उनका जो डिसोसिएशन की प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसको जानने से पहले यहाँ जो नीचे हमने लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से समझ लो। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो कि ये चार्ट समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आगे जो हम बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसमें क्या है बेटा, ये जो पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ O2 एंड CO2, कहने का मतलब दिया जाता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का एल्वुलाई में इतना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वुलाई में इतना है। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, होता क्या है पार्शियल प्रेशर ये। ओके, तो समझो ये जो पार्शियल प्रेशर वर्ड है बेटा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक, पार्शियल प्रेशर दैट मीन्स, प्रेशर का मतलब आप जान रहे हो, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब होता है, किसी भी चीज पे दबाव डालना है, फोर्स करना। ठीक है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब, फोर्स करना किसी भी चीज को। तो मान लो आपका ये कोई सेल है, ठीक, ये आपका सेल है। अब सेल में नीचे से आप भर दो हीमोग्लोबिन Hb एंड ऊपर से आप भर दो ऑक्सीजन। ठीक, ये आपका हीमोग्लोबिन है एंड ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसको आप ऊपर से पिंच करो, पिंच का मतलब इसको आप ऊपर से प्रेशर दो। अब अगर आप इसको ऊपर से प्रेशर दोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके Hb के साथ क्लोजली अटैच्ड हो जाएगा, आपको Hb के साथ क्लोजली बाइंड हो जाएगा। तो यही होता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, किसी भी सेल्स के अंदर, किसी भी आपके ऑर्गन्स में, किसी भी टिश्यूज के अंदर जो है, जो प्रेशर दिया जाता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या आपके बुक में डायरेक्टली लिख दिया गया है PO2। ठीक, तो वही PO2 हमको देखना है पार्शियल प्रेशर, कि आपके एल्वुलाई में क्या है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, एंड आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, एंड टिश्यू में क्या है। तो पहले आप ये समझो बेटा पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो पार्शियल प्रेशर आपका ऐसा प्रेशर है जो किसी भी सेल्स एंड टिश्यूज के द्वारा जो है प्रेशराइज्ड किया जाता है। स्पेशली किस लिए प्रेशराइज किया जाता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होने के लिए। ठीक, तो यही होता है क्या, पार्शियल प्रेशर। आई होप आप समझ रहे हो। ये आपका सेल्स है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल सकते हो, एंड नीचे आपका हीमोग्लोबिन है। अब इसको आप ऊपर से जब फोर्स करोगे, ऊपर से जब इसको प्रेशर दोगे, पिंच करोगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हो जाएंगे, बहुत ही पास पास आ जाएंगे ना। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर। ओके, अब हम लोग ये समझ लेते हैं चार्ट। अब आपको ये चार्ट समझ में आ जाएगा। देखो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो mmHg में होता है। mmHg क्या है, इसका कंसंट्रेशन है, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो क्या है, mmHg। तो आपका जो पार्शियल प्रेशर वो mmHg में ही हम लोग देखेंगे। ठीक, रिस्पिरेटरी गैस, इस चार्ट को आप बहुत ही अच्छे से आप समझो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। रिस्पिरेटरी गैस में आपका क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ओके, अब एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में अगर हम लोग ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक जो कि आपका इन्वायरमेंट है उसमें बात करें, तो उसमें इसका कितना वैल्यू होता है, वो होता है 159 mmHg। ठीक, किसमें होता है, mmHg में होता है। mmHg क्या है, कंसंट्रेशन है आपका।
ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एटमॉस्फेरिक में कितना वैल्यू होता है, तो वो होता है 0.3। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कितना होता है, 0.3। ओके। एंड एल्वुलाई में बात करें, एल्वुलाई क्या है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम्स का सबसे एंडिंग वाला पार्ट, जहाँ पे आपका गैसें आके स्टोर होती है, वो गैसें चाहे ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। ओके। तो एल्वुलाई में अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो होता है 104। कहने का मतलब ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई में सबसे ज्यादा रहते हैं। क्या है, 104 mmHg, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर। ओके। एंड हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं एल्वुलाई के अंदर, तो वो कितना होता है 40 का मतलब आपका क्या कि 40 स्मॉल अमाउंट है ना, तो एज कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन योर एल्वुलाई। ओके। तो एल्वुलाई में बात करें तो वो कितना है आपका 40 है। क्या आपका जो पार्शियल प्रेशर है, देखो हमने लिखा है ना पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ O2 एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पे देखो टॉपिक अच्छे से डाल दिया, तो आई होप ये चार्ट आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर क्या है आपका, कुछ नहीं, किसी भी सेल्स या ऑर्गन्स के अंदर जो है अगर आपका HB डाल दिया जाए, HB अब सेल HB तो प्रेजेंट ही होंगे, ऑप्शनली प्रेजेंट होगा भैया, क्योंकि सारे सेल्स टिश्यूज के पास ब्लड है, बिना ब्लड का कोई है नहीं है। और ब्लड में क्या प्रेजेंट है, HB प्रेजेंट है। अब उसी में अगर आप ऑक्सीजन डाल के प्रेशराइज्ड कर रहे हो तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, तो वो पार्शियल प्रेशर आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा। अब इसी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आके बाइंड होना चाह रहा है, उसको प्रेशराइज्ड करोगे तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। तो वही नॉर्मली आपका पार्शियल प्रेशर है, ठीक। तो हमने ये देखा कि एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी हमने देखो इसीलिए डिवाइड किया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जब आपकी ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाती है तो उसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स डी हीमोग्लोबिन, मतलब आपके हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड हो जा रही है, ठीक। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, एक होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वो हो जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, कुछ नहीं, क्या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, तो उसी को बोलते क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। तो इसमें जो है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 40 होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका जो ब्लड है, अशुद्ध ब्लड में, अशुद्ध रक्त में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 45। अब 45 तो होगा ना, ज्यादा तो होगा ही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, तो उसमें ऑक्सीजन की अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करें तो वो होता है 95 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर की बात करें तो वो होता है 40 mmHg। ओके। एंड अब आता है आपका टिश्यूज, जिससे आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो टिश्यू में अगर हम लोग बात करें बच्चों, किसका, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन mmHg, तो वो होता है 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो होता है 45, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा बच्चों कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर मतलब जैसे बोल दिया गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये पार्शियल प्रेशर हमने नॉर्मली देखा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आपके डिफरेंट पार्ट्स में, एल्वुलाई में कितने हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है एंड टिश्यूज में कितना है। तो इन डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिया कि कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, और ये अमाउंट दिया हुआ है mmHg, ठीक। mmHg आपका कंसंट्रेशन होता है, ठीक। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बार फिर से रिवाइज कर दे बच्चों, चलो देखो 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड हम लोग रिवाइज करते हैं। पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ O2 एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या है। रिस्पिरेटरी गैस में क्या होता है, मेनली आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब यही का ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आपके डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या पार्शियल प्रेशर होता है mmHg में, वही देखना है हमको।
अगर ऑक्सीजन की बात करें एटमॉस्फेरिक एयर में आपका जो इन्वायरमेंट है तो उसमें इसका जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है कितना 159 mmHg। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो कितना होता है 0.3। ओके, एंड एल्बुलाई में अगर ऑक्सीजन का हम लोग पार्शियल प्रेशर जो है एल्बुलाई में देखें तो वो होता है 104। एंड आपका अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एल्बुलाई में देखें पार्शियल प्रेशर तो वो होता है 40। ठीक, फिर अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है इसमें देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है तो वो होता है 40। एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो वो होता है 45। ओके, एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है वो होता है 40। ठीक, एंड टिश्यू में जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो होता है 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45। तो इस केस में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एक सेकेंड, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, चलो डबल पी लिख दे रहे हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, डबल पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज कहाँ कहाँ है, देखो सबसे पहली बात तो इंक्रीज एक आपका किस में है, एटमॉस्फेरिक एयर में है, किस में है, एटमॉस्फेरिक एयर में है। ठीक, एंड दूसरा किस में है, एल्वुलाई में है, एल्व्यूलाई में है। एंड तीसरा किस में है 40 में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। एंड और किस में है, और नहीं है। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज है, देख रहे हो, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक में ज्यादा है, एल्बुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान देना है बेटा, किसी भी चीज का मूवमेंट, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यही टर्म समझाने के लिए हमें आपको ये चार्ट अच्छे से डिटेल में समझाना था, ठीक है ना। और एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एज यू नो हम अपने हर लेक्चर्स में आपको बताते हैं कि एयर्स जो होती हैं वो हमेशा मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो इसमें देख लो, इसमें एटमॉस्फेरिक में हायर कंसंट्रेशन है, हम लोग के लंग्स में कम मतलब कि कम कंसंट्रेशन है, तो वो हम लोग के ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से मूव कर जा रही है हम लोग के लंग्स में। ओके, तो ये पहला हो गया मूवमेंट। एंड दूसरा एल्वुलाई, अब एल्वुलाई में कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन की, एंड जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी उसमें कंसंट्रेशन आपकी कम है, तो वो एल्वुलाई से निकल के ब्लड वेसल्स में चली गई। क्यों, क्योंकि अब एल्वुलाई में ज्यादा हो गया कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती हैं जो एयर्स होती हैं। ओके, एंड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स जो होती हैं उनमें जो है आपके क्या है हायर कंसंट्रेशन है, क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपकी ऑक्सीजन निकल निकल के कहाँ जाना चाहेंगी, सेल्स एंड टिश्यूज के पास। क्यों, क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज में देखो इसमें 40 mmHg है, पार्शियल प्रेशर कितना है इसमें 40 mmHg है, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना 95, तो हायर कहाँ है 95 है ना, तो 95 से किस तरह मूव करेगा 40 की तरफ। तो यही आपको समझाना है कि आपकी जो एयर्स होती हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो ये हमेशा मूव करती हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकल के जाना कहाँ शुरू कर देंगे, टिश्यूज में। ओके, यही केस आपका आता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे। अब इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक,
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ कहाँ ज्यादा दिख रही है, इंक्रीजिंग दिख रही है, कहाँ कहाँ ज्यादा दिख रही है, चलो देखते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में नहीं है, एल्वुलाई में भी नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। तो पहला तो हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, पहला क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो गया। एंड दूसरा जो है वो कहाँ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं है, टिश्यू में है, टिश्यू। अब देखो, अब इस केस में क्या ध्यान देना है कि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कहाँ कहाँ ज्यादा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है। तो जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है तो वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होने का मतलब ये है वो हमेशा मूव्स किस तरफ करेंगी, आपका जो हार्ट है, हार्ट में आपको बताया गया था ना मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन सा, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट वाला पार्ट जो है आपका क्या है, आपका जो हार्ट एक ऑर्गन ही तो है, टिश्यू इसको तो बना है ना, तो वो आपके क्या होते हैं, राइट वाले पार्ट ऑफ हार्ट, दैट मीन्स लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें मूव करेंगे। एंड उसमें मूव्स करने के बाद वो एल्वुलाई में चले जाएंगे, क्योंकि एल्वुलाई में ऑलरेडी जो है इसका क्या है, कम है, ठीक। तो एल्वुलाई में जाने के बाद वो क्या करेंगे, अब एल्वुलाई में उसका कंसंट्रेशन कम है और बाहर इन्वायरमेंट में ज्यादा है, तो क्या करेगा, हमेशा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब बेसिकली बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर वैल्यू देखें तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होता है, टिश्यूज में ज्यादा होता है। तो और आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा जो एयर्स होती है मूव करती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो आई होप ये आपको आ गया होगा समझ में। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है, तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है तो ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ मूव करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें इसका पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक। एंड टिश्यूज में देखो ज्यादा है, टिश्यूज में जब इसके पास ज्यादा है तो ये हमेशा ब्लड वेसल्स की तरफ जाना चाहेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग एफिनिटी की बात करेंगे कि कौन कौन सी एफिनिटी है। अभी तक तो हम लोग पार्शियल प्रेशर देख रहे थे, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एयर्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके, ये सीक्वेंस हमेशा आप याद रखना। देखो सबसे पहली बात अगर हम लोग कर ले, जो फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग के अफेक्ट करती हैं एचबी को फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है आपका CO2, एक होता है H+ और एक होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये कैसे होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने और ना जुड़ने के लिए, ठीक। तो कैसे करते हैं चलो हम लोग देख लेते हैं। ये चार्ट को थोड़ा एक सेकेंड, ये इसको हटा दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लो पहले, जो फैक्टर्स हैं तीनों, ओके। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ कंसंट्रेट होकर अच्छे से फोकस होकर आप लोग कवर करोगे मेरे साथ, ठीक है। हमने क्या बताया था कि आपकी ये एल्वुलाई है, ठीक। एल्वुलाई में आपकी ऑक्सीजन आई, अभी हम लोग स्पेशली ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं, HB फॉर ऑक्सीजन, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ HB फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं। एनवायरमेंट से ऑक्सीजन आपकी किस में आई, एल्वुलाई में आई, एल्वुलाई, ठीक, एल्वुलाई में आई। अब आपको पता है यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, ब्लड वेसल्स, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन जो है आपकी एल्वुलाई से मूव की किसकी तरफ, आपकी ब्लड कैपिलरी में। और आपको पता है ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होती है, ब्लड होता है, ठीक है ना। और ब्लड्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड्स में आपकी RBC,
आरबीसी प्रेजेंट है। और आरबीसी में क्या होता है, ये इनके 4 साइड बना रहे हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, बस इतना ही बात किया कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई एल्वुलाई से, एल्वुलाई से वो हमारी ब्लड कैपिलरी में गई, ब्लड वेसल्स आपकी ना ब्लड कैपिलरी। तो इसमें आपका जो 3% ऑक्सीजन है, केवल 3% ऑक्सीजन आपकी प्लाज्मा वाले पार्ट में रहेगी। ये आपका प्लाज्मा है, क्योंकि आपको बताया गया है जो ब्लड होता है उसके मेनली 2 कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड सेल्स। सेल्स में क्या, आरबीसी। इसमें 97% ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये केवल 3% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये बात हम लोगों ने देखा। अब इस केस में होता क्या है बच्चों, आपको ध्यान देना है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, इस ऑक्सीजन का 97% पार्ट जो है वो तो आपका आरबीसी ही कैरी कर रहा है आपके ऑक्सीजन को अदर सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक। 97% ऑक्सीजन, ठीक है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, आपका हीमोग्लोबिन। अब यही आपके ऑक्सीजन जो है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, 4। ये चारों ऑक्सीजन बना दिया, O2 O2 O2। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर लिया, ठीक। अब इनको ट्रांसफर करना है किसके पास, सेल्स एंड टिश्यूज के पास। अभी तक तो ये जो आपकी ब्लड कैपिलरी है, एक सेकेंड, ये जो अभी आपकी ब्लड कैपिलरी है, ये तो आपके लंग्स के पास वाली ब्लड वेसल्स है ना। तो आपको क्या बताएगा, जो लंग्स के पास वाली ब्लड वेसल्स होती है उसको हम लोग पल्मोनरी ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये ब्लड वेसल्स में आपकी 3 ब्लड वेसल्स आती हैं, कौन कौन सी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो चीजों को ट्रांसफर करने का काम तो आपकी कैपिलरी करती है ना, एंड अदर जो आपकी आर्टरी एंड वेन है ये केवल पैसेज प्रोवाइड करती है, ये सेल्स और टिश्यूज को चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, केवल पैसेज प्रोवाइड करती है। तो कैपिलरी आपकी क्या है, ब्लड वेसल जो कि सेल्स एंड टिश्यूज को कोई भी सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब आपकी ये जो ब्लड कैपिलरी है ये आपकी लंग्स की है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी। चलो यहाँ पे लिख लो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी, पल 1 सेकेंड बच्चों, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी, ठीक। अब ये पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी तुम्हारी जो है इंटर करेगी किसमें, ऑर्गन में। ये आपकी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन ले लो, ये आपका क्या, आपने जो ब्लैक वाला पार्ट बना दिया ये ऑर्गन में। अब यही ब्लड वेसल्स जो है आपकी इंटर कर गई किसमें, ऑर्गन्स में, ठीक। चलो आरबीसी बना लेते हैं। ये आरबीसी है हमारा, क्या है, आरबीसी। 1 2 3 4 साइट है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक। आरबीसी है, आरबीसी में 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब आरबीसी के पास जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन एंड यहाँ पे आपके सेल्स एंड टिश्यूज हैं, मान लो ये आपके सेल्स एंड टिश्यूज हैं, ये आपके क्या है, सेल है, ठीक। अब इस सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन इसमें जो ये हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, हीमोग्लोबिन जो कि अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड किए हुए है, ये इजीली जो है ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है। हीमोग्लोबिन जो कि अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड किए हुए है, वो अपने से ऑक्सीजन को इजीली छोड़ता नहीं है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ की तरह दोनों रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब वो अपने से अलग नहीं करना चाहता है ऑक्सीजन, कौन, हीमोग्लोबिन। तो अब जो कि हमें ऑक्सीजन तो भैया ट्रांसफर करने ही है सारे सेल्स एंड टिश्यूज को, क्यों ट्रांसफर करना है, क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज ऑक्सीजन को पाएंगे तभी ना एटीपी बनाएंगे, एनर्जी, तभी किसी फंक्शन को अपने परफॉर्म करेंगे। तो ये जो सेल्स है, सेल्स में ऑलरेडी आपको पता है एक ये क्रिया होती रहती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एटीपी प्लस CO2, ठीक।
क्यों भैया? क्योंकि सेल्स को एटीपी चाहिए एंड वो ऑक्सीजन को अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में कंबाइन करा के रिएक्शन करा के एटीपी बनाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली सेल्स के अंदर होती रहती है। तो सेल्स के अंदर जब कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होती रहती है तो कंटिन्यूअसली आपका क्या बनता रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है। अब इन दैट केस ये ध्यान देना है कि ये जो सेल एंड टिश्यू है इसको तो चाहिए भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है इसके पास, लेकिन इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादा मात्रा में है। तो ये क्या करता है कि इसको जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ही इस ब्लड वेसल्स में छोड़ देता है। ओके, तो जैसे ही इस ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो आपके यहाँ पे लिख लो CO2, इस सेल्स के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड आता है केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव करा देता है, जो कि चले जाते हैं किसके पास? सेल्स के पास। अब भी देखो जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही, ये समझ लो बहुत ही क्लोजली है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि जैसे ही इसने एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा तो इसने केवल एक ही ऑक्सीजन को छोड़ा, 3 ऑक्सीजन को नहीं छोड़ा। क्योंकि भैया आपका जो एक हीमोग्लोबिन है उसके पास 4 हीम ग्रुप है, 4 हीम ग्रुप के पास अपने ग्लोबिन की चैन है जिससे आपकी ऑक्सीजन बाइंड होती है। तो चारों में से इसने केवल एक ऑक्सीजन को ही छोड़ा, ठीक है, बाकी 3 ऑक्सीजन को नहीं छोड़ा। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है, एक ऑक्सीजन को तो इसने रिमूव करवा दिया और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी पता है ब्लड वेसल्स है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स में ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा। वहां पे देखो लिखा हुआ है ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है, लिक्विड पार्ट होता है ना। तो प्लाज्मा में क्या होता है? बेसिकली वाटर, लिक्विड पार्ट होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हम यहाँ पे इसको हटा रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन समझाना है और इसको थोड़ा और बड़ा बना रहे हैं, ठीक। अब ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आके तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़वा दिए। अब ये ऑक्सीजन आपका चला गया किसमें? सेल्स के पास। अब सेल्स अपना एटीपी बना रही, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है, जो कि इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर, उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन करने के बाद आपका एक कार्बोनिक एसिड, यस 2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। एंड कार्बोनिक एसिड जो है फर्दर जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है H+ आयन एंड एक और कंपोनेंट बनता है जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं, HCO3 माइनस, ठीक। तो ये रिएक्शन होता है आपके सेल के अंदर। क्या क्या हुआ देखो, क्या क्या हुआ, फिर से ध्यान दो कि सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये जो आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके बैठा हुआ है पकड़ के कस के, वो छोड़ नहीं रहा आसानी से। तो सेल्स एंड टिश्यूज को गुस्सा आती है। तो सेल्स एंड टिश्यूज जो कि पहले से ही हमेशा फंक्शन करते रहते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते रहते हैं एंड अपनी एनर्जी जो है वो यूज करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं कि चलो भैया तुम आसानी से नहीं देने वाले ऑक्सीजन हमें। हीमोग्लोबिन से बोलता है तुम आसानी से तो हमें ऑक्सीजन दोगे नहीं, तो हम तुम्हारे पास क्या भेज रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आता है तो एक मॉलिक्यूल केवल ऑक्सीजन का ये लोग रिमूव कर देते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है, तो वो चली जाती है सेल के पास। लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छोड़ते, ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो जब ये ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो इस केस में भी केवल एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जाता है, लेकिन अदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके जो कि ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है, उस वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका H2CO3 बना लेते हैं। H2CO3 का मतलब क्या है? ये आपका कार्बोनिक एसिड, ये आपका कार्बोनिक एसिड है बेटा, लिख लो कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं एंड कार्बोनिक एसिड का फिर से डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक डाउन होता है आपकी वही प्लाज्मा में ही। तो जब इसका फिर से ब्रेक डाउन होता है तो आपका H+ आयन मिल जाता है। अब यही H+ आयन जो मिला है और कैसे मिला है? ये ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड से मिला हुआ है, ठीक। तो यही H+ आयन जो है ये भी हेल्प करते हैं इसमें ऑक्सीजन को छुड़वाने में। तो ये जाके आपके ऑक्सीजन को छुड़वाते हैं जो कि किसमें प्रेजेंट है? आपके हीमोग्लोबिन में। तो H+ भी आपका रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़वाने में। कहने का मतलब डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हुए? एक तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये कंसंट्रेशन बढ़ा दो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तभी ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, नहीं तो वो इजिली छोड़ने वाले नहीं है। फिर दूसरी बात, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया आपके ब्लड वेसल्स में, कुछ तो ऑक्सीजन को छुड़वाए एंड कुछ जो है वो वाटर के साथ, जो कि आपके ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा वाले पार्ट में क्या है, वाटर है ब्लड में, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं एंड फिर कार्बोनिक एसिड फर्दर आपका डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब टूट जाता है। तो जब टूटता है तो ये बनाते क्या बेटा, तो H प्लस आयन बनाते हैं, HCO3, ये आपका बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक, तो ये बाइकार्बोनेट्स आयंस बन गए। तो अब इसमें जो है जब फर्दर से डिसोसिएशन प्रोसेस होता है कार्बोनिक एसिड का, H प्लस आयन जो, अब यही H प्लस आयंस जाके ऑक्सीजन को छुड़वाएंगे। तो ये एफिनिटी जो है क्या है, अभी हमने आपको यहाँ पे लिखा था, मिटा दिया उसको। तो कहने का मतलब आपको ध्यान ये देना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़वाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपको दो फैक्टर्स मेनली मिले बच्चों। कौन कौन से फैक्टर्स मिले? सबसे पहला तो आपको मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या मिला, H प्लस आयन। तो और ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही बढ़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो छुड़वा रहा है लेकिन कुछ वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बोनिक एसिड बना दे रहा है एंड कार्बोनिक एसिड का फिर से डिवीजन होता है, डिसोसिएशन प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे आपको H प्लस आयन मिलता है। ठीक, तो दूसरा तो H प्लस आयन। और बेटा ये सारी एक्टिविटी करने में सेल्स को अपना एटीपी बनाने में, अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए एटीपी वो बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में सेल्स के पास कुछ हीट होता है ना, कुछ टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर इसका कब बढ़ेगा, जब ये जितने ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी आप ही हो, जितना ज़्यादा वर्क करते हो उतने ज़्यादा आपको गर्मी लगती है ना, हीट होती है ना, पसीना निकलने लगता है बाहर से। जितने ज़्यादा आप कोई भी वर्क करते हो, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, घर का कोई काम कर रहे हो, तो जितने ज़्यादा आप अपनी बॉडी से फंक्शन लेते हो उतने ज़्यादा आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ता है। तो वही रीजन तो आपके सेल्स एंड टिश्यूज में भी हुआ। तो सेल्स एंड टिश्यूज भैया कंटिन्यूअसली एटीपी बनाते रहते हैं, तो उनमें हीट जो है, टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर दें, ठीक, तो टेम्परेचर भी एक रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा क्या फैक्टर हो गया बच्चों, टेम्परेचर। हम शॉर्टकट में लिख दिया TEMPRATURE। ठीक, ये यू है टेम्परेचर। तो ये तीन मेनली फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन विच आर ऑलरेडी कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। ओके, तो आपको ये स्टेप अच्छे से याद रखना है। तो ये स्टेप हुआ कैसे, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट, क्विक रिवीजन। एल्वुलाई से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आपके ब्लड कैपिलरी में, जो कि पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी में, आपके लंग्स के पास की ब्लड वेसल्स है ना, तो उसको हम लोग पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी बोलेंगे। तो इसमें ये ऑक्सीजन तो डिजॉल्व हुई, लेकिन अब इसको ट्रांसपोर्ट जो है वो 97% पार्ट तो आरबीसी करता है, 3% पार्ट जो है वो आपकी प्लाज्मा करती है। अब ये आरबीसी चलते गई, अब ये आपकी घुस गई किसमें, किसी ऑर्गन में। ठीक, अब ऑर्गन में जब चली गई तो ऑर्गन्स के पास क्या है, टिश्यू है, सेल है। आपको पता है ऑर्गन्स बनता कैसे है, सेल्स एंड टिश्यूज से आपका ऑर्गन बनता है, ठीक है ना। तो अब इन ऑर्गन्स के पास जो सेल्स हैं, सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन। वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि भैया कितनी जल्दी ऑक्सीजन आ जाए मेरे पास, हम फटाफट अपनी एटीपी बनाएं और खूब ढेर सारी एनर्जी अपने पास कर लें। ठीक, तो लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन जो कि आपके हीमोग्लोबिन पे बैठा हुआ है आरबीसी के अंदर, जब इंटर किया आपके ऑर्गन के अंदर, तो ये इजीली नहीं देता है ऑक्सीजन को। सेल्स एंड टिश्यू तो कहता है कि जाओ, हम तुमको इतनी आसानी से अपने ऑक्सीजन को देने वाले नहीं हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपके सेल्स एंड टिश्यूज को आ जाता है गुस्सा। तो वो क्या करते हैं सेल्स कि चलो बच्चा, तुम हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि मेरे पास भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको अगर हम ट्रांसफर कर दें तो आप फटाफट ऑक्सीजन को अपने से छुड़वाने लगोगे। तो वो क्या करते हैं सेल्स एंड टिश्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं किसमें, आपकी ब्लड वेसल्स में। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो इस केस में भी जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो केवल 3 मॉलिक्यूल को अपने पास रखता है, केवल एक मॉलिक्यूल को वो छोड़ देता है। चलो ठीक है भैया, हम एक ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं लेकिन बाकी 3 नहीं देने वाले। ठीक,
तो कार्बन डाइऑक्साइड आके तो एक ऑक्सीजन को तो छुड़वा लिया, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा में वाटर होता है, उस वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं CO2 प्लस H2O। अब इस वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बना लेते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, ठीक। एंड कार्बोनिक एसिड का फिर से डिसोसिएशन होता है, एंड डिसोसिएशन के बाद H प्लस आयन एंड HCO3 बन जाता है। HCO3 क्या आपका बाइकार्बोनेट आयंस है। अब इसमें जो H प्लस बना है, H प्लस ये क्या है आपका, डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड के बाद ही मिला है ना, तो ये H प्लस अब ये जाके आपके कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को छुड़वा देते हैं हीमोग्लोबिन से। तो इस केस में आपने क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट किया कि अगर इन मतलब किसका किसका फैक्टर्स हम बढ़ा दें कि जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को इजीली छोड़ दें। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें और H प्लस के कंसंट्रेशन इंक्रीज करें एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो ये जो इसकी एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने का, वो क्या हो जाता है, कम मतलब कि डिसोसिएशन प्रोसेस हो जाती है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग वही लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। हम लोगों ने बच्चों क्या क्या टॉपिक नोट किया, ये जो हमारा पूरा इतना प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा। सबसे पहली बात तो ये सारी प्रोसेस आपके किसके अंदर हुई है, ऑर्गन के अंदर हुई है ना, इन ऑर्गन, ठीक। और ऑर्गन्स आपका किससे बनता है, टिश्यूज से बनता है ना, टिश्यूज एंड सेल से, टिश्यूज एंड सेल से। इन ऑर्गन्स मतलब ऑर्गन्स आपके बेसिकली टिश्यू एंड सेल से ही बनते हैं बच्चों। तो इस केस में होता क्या है, अगर हम लोग इंक्रीज कर दें किसकी वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड को, इंक्रीज कर दें H प्लस आयन को एंड इंक्रीज कर दें टेम्परेचर को, ठीक। अगर इन तीनों कंसंट्रेशन हम लोग ऑर्गन्स या टिश्यूज में इंक्रीज कर दें, ऑर्गन्स या टिश्यूज, ये आपका क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन आपको पता है टिश्यूज एंड सेल से मिलके बने हुए होते हैं, तो ऑर्गन्स में या टिश्यूज में हम लोग अगर इंक्रीज कर दें CO2, H प्लस आयन एंड टेम्परेचर, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, अगर इन तीनों की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ये अफेक्ट करेंगे रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डिंग विथ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है उसकी रिमूविंग में हेल्प करेंगे अगर हम इन तीनों की वैल्यू इंक्रीज कर दे तो, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे मेन स्टेप है किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ HB फॉर ऑक्सीजन का, ठीक है ना। अगर इन तीनों की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर दे, मेन चीज ये आपको ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेशन ज्यादा कर दे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दे, टेम्परेचर का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दे, लेकिन ये सारी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर हो रही है, ठीक है ना। अगर इन तीनों की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो हम लोग वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डिंग विथ हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है हीमोग्लोबिन के साथ उसकी रिमूविंग में हेल्प करेंगे, रिमूविंग में, ठीक है ना। रिमूविंग का मतलब अगर ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन से रिमूव हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देंगे ना, क्योंकि वहां पे आके भैया कौन लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों भैया? क्योंकि देख रहे हो ऑक्सीजन हट हट के कौन आके लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आके लग रहे हैं जो कि इम्प्योर है आपके लिए। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको हम लोग कहेंगे। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ गया, मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब CO2 रिच है, CO2 रिच, जो CO2 रिच होंगे। ठीक, तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर हम इन तीनों की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दें। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और टर्म है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा हम लोग फिगर समझ लेते हैं एंड देन हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये मेनली आपको अच्छे से समझना है। एंड इसमें आपको की पॉइंट क्या है बेटा, की पॉइंट ये है कि अगर इन तीनों की इंक्रीजिंग वैल्यू कर दें हम लोग सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, तो जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का, उनके साथ कॉम्बिनेशन होने का, वो लूज हो जाता है, मतलब वो क्या होता है, कम हो जाता है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, उनका स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है अगर इन तीनों की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें। ठीक है ना, तो वो देखो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डिंग विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डिंग विथ हीमोग्लोबिन का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दे तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे किसके लिए, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डिंग विथ हीमोग्लोबिन। ठीक, और इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होते हैं। यहाँ लिख लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।